हिस्सा 6 ऐवान रवानगी। इस तस्वुराती कहानी के पिछले हिस्से में आपने देखा कि हमारे चारों मरकजी किरदार ऐवान की राह पर निकल चुके हैं। सो अब कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सहराए मुमारसत के सियाह आसमान पर टमटमाते तारों ने ज़मीन पर झांका तो रात के इस खामोश पहर 4 अफराद को सहरा के दाखिली रास्ते पर एक गाड़ी से उतरकर जीप में सवार होते देखा। तुम्हें नहीं लगता कैस्पर, हमें सुबह के वक्त सफ़र करना चाहिए था? जीप सहरा के अंधेरे रास्तों पर रवां थी। हेडलाइट से निकलती रोशनी तारीख रास्तों को मुनव्वर करती ही उन्हें उन्हीं सिमत का पता दे रही थी। ऐसे में बैक सीट पर बैठे समर ने पल पल भरती खामोशी को तोड़ते ड्राइविंग सीट पर बैठे कैस्पर को मुखातिब किया। नहीं, कैस्पर की तरफ से यकलफ्ज़ी जवाब आया। दूसरी जानिब समर की निगाहें उसके नीम रुख पर थीं, गोया उसकी तरफ से इस नहीं की वजाहत का इंतज़ार कर रहा हो। मगर काफ़ी देर बाद भी जब कैस्पर की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो वो खामोश सा होकर रुख फेर गया। सहराए मुमारसत एक हॉट डेजर्ट है समर। लियाना ने एक निगाह कैस्पर पर डालकर गर्दन पीछे की जाने मोड़ते बात का आगाज़ किया। और मौसम गर्मा में ऐसे रेगिस्तानों में अमूमन दिन खतरनाक हद तक गर्म होता है, जबकि रात उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ना सही मगर कदरे बेहतर होती है। ऐसे में हमारा इस वक्त सफ़र करना ही ठीक है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो नरमी से मुस्कुराई और समर ने समझकर सर हिलाया। लियाना गर्दन वापस मोड़ चुकी थी, मगर न जाने किस ख्याल के तहत समर अब तक उसके लहजे की नरमी में कहीं गुम था। और रेगिस्तानी हशरात अल अर्ज़ का क्या? सवाल गौहर की तरफ से था। हम जीप में सफ़र कर रहे हैं गौहर। रेगिस्तान के ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत से ड्राइविंग करता वो कुछ खौफ से बोला, जैसे गौहर की तरफ से इस सवाल की तवक्का ना हो। लियाना और समर ने बेसाख्ता उमड़ाती मुस्कुराहट दबाई, जबकि गौहर खुफ्त छुपाने को यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर काफ़ी देर गुजरी, वक्त पल पल बहता रहा। आसमान की स्याही रफ्ता रफ्ता मजीद बढ़ने लगी। ऐसे में स्याही में लिपटा रेगिस्तान और रेगिस्तान में खामोशी से रेंगते हशरात अल अर्ज़। स्याही माइल समंदरों की शोर मचाती लहरें और समंदरों की तहों में मौजूद अनदेखी जिंदगी। स्याही को खुद में समोए ऊंचे दरख्तों वाले जंगलात और जंगलात में फैले हैवानात। इंसानों के अंदर बहुत अंदर कहीं दफन सियाह तारीख राज, और इन राजों को छुपाता इंसान। और इन तमाम चीज़ों को एक ही मदार में गर्दिश देता वक्त बिलाखिर तेज़ी से फिसल कर हर चीज़ को हाल से माजी बना गया। और फिर माजी को नज़रअंदाज करके हम एक बार फिर अपने हालिया लम्हे में लौट आए, जहाँ कैस्पर की गाड़ी झटके से एक मकाम पर आकर रुकी थी। गाड़ी में सवार अफराद बुरी तरह चौंक कर सीधे हुए। क्या हुआ कैस्पर? इन तीनों के मुंह से बेक वक्त की सवाल निकला था। दूसरी जानिब वो जवाब दिए बिना जीप से बाहर निकल आया। वो तीनों भी परेशानी के आलम में उसके पीछे ही बाहर निकले थे। नक्शे में इससे आगे का रास्ता नहीं है। वो तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रहा था। निगाहें सामने मौजूद एक रेत के बड़े से टीले पर थी, जिस पर सुर्ख झंडा गड़ा हुआ था। व्हाट? समर तेजी से बोला, जबकि गौहर ने कैस्पर के हाथों से नक्शा लेकर एक तनकीदी निगाह पूरे नक्शे पर डाली। मगर आखिर में उसकी निगाहें मायूस पलट आईं। वहाँ वाकई आगे का रास्ता ना था, बस इख्तिताम पर रतीला टेला और इस पर गड़ा सुर्ख झंडा बना था। अब क्या करें? गौहर की पेशानी पर बल पड़े। क्या हमें वापस चलना चाहिए? समर ने पूछा। हम पिछले कई घंटों से सफ़र कर रहे हैं, अब वापस जाना ठीक नहीं होगा। गौहर ने समर की बात की नफ़ी की थी। आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। बारी बारी तीनों को देख कर कहते कैस्पर ने कदम आगे की जाने बढ़ाया और साथ ही गाड़ी से अभी अभी उठाई गई टॉर्च लाइट भी जलाई। इन तीनों ने भी उसकी तकलीद की। संभल कर कदम रखना। सहराए मुमारसत में जहरीले सांपों की बहुतात है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो इन तीनों से मुखातिब था। रुख रतीले टेले की जानिब था। वो तीनों भी अपने बैग पैक संभाले कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे। अब के उनके सरों पे तारों से मजीद आसमान छत की मानिंद खड़ा था, तो कदमों तले रेगिस्तानी मिट्टी थी। कुछ पल फिजाओं की नज़र हुई और बिला आखिर वो चारों टीले तक आ पहुँचे। यहीं पर इख्तिताम है रास्ते का। सुर्ख झंडे के नज़दीक आकर रुकते कैस्पर ने कहा, अब यहाँ से आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? गौहर ने अंगूठी की शहादत की उंगली से पेशानी मसली। नक्शे के इख्तिताम पर ये रतीला टीला बना है कैस्पर। हो सकता है यहाँ कोई सुराग मिल जाए। ये कोई हिंट हो सकता है। लियाना ने कैस्पर के पुरसोच चेहरे को देखते कहा, अगर ये कोई हिंट है भी तो हमें कैसे मालूम होगा? समर के तासुरात बिगड़े बिगड़े से थे। शायद उसे ये सफ़र गारत होता दिखाई दे रहा था। गौहर, नक्शा मेरे हाथ में दो। लियाना ने दायां हाथ गौहर की जानिब बढ़ाया तो उसने बिना तरद्दुद के नक्शा उसकी हथेली पर रख दिया। अब के लियाना नाकादाना नज़रों से इस नक्शे का जायज़ा लेने लगी और फिर चंद ही पल गुजरे जब उसकी सियाह आंखें चमकी। सुर्ख। वो पुरजोश से बड़बड़ाई। क्या? तीनों की तरफ से बेवक्त सवाल आया था।
यहाँ देखो। वो आगे बढ़ी और नक्शा इन तीनों की निगाहों के सामने किया। ये पूरा नक्शा सियाह और सफ़ेद है सिवाय इख्तिताम पर बनाए गए टीले पर गड़े सुर्ख झंडे के। यानी ये टीला जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं अब के, उसने शहादत की उंगली इस टीले की जानिब उठाई थी। इन तीनों ने उसके इशारे के ताक़ुब में देखा। इससे क्या साबित होता है लियाना? कैस्पर ने पुरसोच अंदाज में आके छोटी की उसे देखा था। कैस्पर, जिसने भी ये नक्शा बनाया है मुकम्मल सियाह और सफ़ेद बनाया है। ऐसे में सिर्फ इस झंडे को सुर्ख रंग देना अजीब बात नहीं। शायद ये कोई हिंट हो सकता है। उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ। सहरा हुनूर सुनसान पड़ा था और वो तीनों इसी पहेली को सुलझाने में कोशा थे। लियाना, सुर्ख रंग क्या कहता है? समर ने यकदम ही मुदाखलत की तो वो तीनों उसकी जानिब घूमे, जिसकी आंखों में गहरी सोच पनहा थी। सुर्ख रंग का सिंबोलिज्म है कि? मैं सिंबोलिज्म की बात नहीं कर रहा लियाना। समर ने बीच ही में उसकी बात काटी। मतलब? सवाल गौहर की तरफ से था। मतलब ये गौहर के सुर्ख रंग कहता है ठहर जाओ। ट्रैफिक सिग्नल्स में स्टॉप के लिए सुर्ख रंग होता है। सुर्ख के अलावा कोई और रंग भी तो हो सकता था। फिर सुर्ख क्यों? कभी गौर किया? क्योंकि सुर्ख रंग विजिबल स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाला रंग है। कैस्पर ने उसकी बात के इख्तिताम पर जुमला अदा किया। क्या तुम इसे आसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते? गौहर की पेशानी पर बल पड़े। आसान लफ्ज़ों में सुर्ख रंग एक ऐसा रंग है जो नज़रों को दूर से भी दिखाई देता है। समर ने आहिस्तगी के साथ कहा। इस सब से यही नतीजा निकलता है कि हमें ना सिर्फ यहाँ ठहरना है बल्कि आगे का रास्ता भी यहीं खोजना है। लियाना पुरजोश सी बोली। लेकिन ये कैसे साबित होता है कि आगे का रास्ता यहीं से मालूम होगा? गौहर गोया मुतमईन ना हुआ। सादा सी बात है गौहर, अगर यहाँ किसी और रंग का झंडा लगा होता तो हम इसे इग्नोर करके या तो रास्ते की तलाश में आगे बढ़ जाते या वापसी की राह लेते। मगर सुर्ख झंडा इस बात की अलामत है कि हमें इस पॉइंट पर ठहरना है, और जिसने नक्शे में इस सुर्ख रंग को वाज़ा किया वो क्यों चाहेगा कि हम यहाँ ठहरें? लियाना ने मध्यम सा मुस्कुराकर एक आबरू सवालिया अंदाज में उठाई। इसलिए कि आगे का रास्ता यहीं कहीं होगा। गौहर ने बिला आखिर समझकर सर हिलाया। इस झंडे को यहाँ से निकाल कर देखते हैं। कैस्पर ने हाथ में पकड़ी टॉर्च लियाना की तरफ बढ़ाते हुए आगे बढ़कर झंडे को निकालने की कोशिश की, मगर अगले ही पल उसे शदीद हैरत हुई जब झंडा काफ़ी जोर लगाने के बाद भी उसके हाथ में ना आया। कैस्पर, तुमने मसल सिर्फ देखने के लिए बनाया है क्या? एक झंडा नहीं निकल रहा तुमसे? लियाना ने कतरे खुश्क लहजे में उसकी कसरती जिसामत पर चोट की। गौहर और समर की दबी दबी हंसी इस खामोश सहरा में गूंजी थी। मैं कोशिश करता हूँ। अगले ही लम्हे कैस्पर की एक सख्त घूरी पर समर की हंसी को ब्रेक लगा और दूसरे ही पल वो खुद आगे बढ़ा था, मगर कोशिश नदारद। झंडा उससे भी ना निकल सका। अब की बार गौहर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर इस झंडे को खींचा, मगर इस बार भी कोई फायदा ना हुआ। जब अकेले इंसान से बात ना बने तो सबको साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम तीनों ने किसान और उसके बेटों का किस्सा नहीं सुन रखा? वो किस्सा यहाँ इस सूरत हाल पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता लियाना। कैस्पर ने बेजारिया से कुछ ऊंचा कहा। जो भी है, तुम तीनों साथ कोशिश करो। खुद पर बात आती देख लियाना ने हाथ झुलाए और अगले ही पल समर का कब से रुका कहका फिजा में दूर दूर तक गूंजा था। आई एम सॉरी। अगले ही लम्हे लियाना के बिगड़े तासुरात देखकर उसने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू किया, मगर जल्दी उसका दूसरा कहका सहराए मुमारसत में सुनाया गया था, और अब की बार गौहर के कहके की आवाज़ भी साथ शामिल थी, जबकि कैस्पर ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। और लियाना, जो उन्हें हवनको की तरह हंसता देख रही थी, कैस्पर की मुस्कुराहट देखकर असल मायनों में उसका दिमाग घूमा था। तुम तीनों? वो दांत पीस कर बड़बड़ाई। हम तीनों। कैस्पर ने मुस्कुराहट दबाने की खातिर लफ्ज़ सख्ती से काटते उसे देखकर सवालिया आइब्रोज काई। बहुत बुरे हो। दोनों बातू बांधते अपनी नाराज़गी का ऐलान करती वो रुख उनकी जानिब से फेर गई थी। दूसरी जानिब कुछ पल यूं ही खड़े उसका गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखते रहने के बाद वो तीनों मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़े थे। अब के तीनों ने एक साथ सुर्ख झंडे की जानिब हाथ बढ़ाया था। फिर कुछ सातें गुजरी। एक सहराए मुमारसत में चलती मध्यम हवाओं ने शिद्दत इख्तियार की। तेज़ हवाएं सिरसिराती हवा उनके इतराफ में गर्दिश करने लगी। झंडे को थामे खड़े गौहर, कैस्पर और समर के आइब्रो ताज्जुब के मारे इकट्ठे हुए। लियाना भी रुख मोड़े हैरान सी उनकी सिमत देखने लगी थी। हवाओं में अब भी शिद्दत थी, मगर उनके ताज्जुब में मुब्तला होने की वजह से हवाओं का शिद्दत इख्तियार करना न था, बल्कि वो रोशनी थी जो इन तीनों की तिकोन जुड़ी अंगूठी से यकबारगी बरामद हुई थी। सुनहरी तेज़ रोशनी। वो तीनों बेसाख्ता ही झंडा छोड़कर पीछे हटे, और अब के टीले पर गड़ा सुर्ख झंडा निकल कर गिर चुका था, और ऐन इसी पल उस मकाम से जहाँ पहले झंडा गड़ा था बिल्कुल ऐसी ही सुनहरी रोशनी निकलकर बुलंद हुई थी, और देखते ही देखते उनकी तिकोन जुड़ी अंगूठी से निकली सुनहरी रोशनी के साथ जा मिली थी।
इन तीनों ने बिला इरादा अपने हाथ की मुट्ठी सी बनाकर एक साथ ऊपर को उठाई। लियाना आंखें फाड़ ये मंजर देख रही थी। और अब के सुनहरी तेज रोशनी सहराए मुमारसत के इस कत्ते को रोशन करती ऊपर और मजीद ऊपर बुलंद हुई थी, और उनकी निगाहों के ऐन सामने रोशनी का एक बहुत बड़ा गोल दायरा सा बनने लगा था। रोशन, बहुत रोशन, यूं कि आंखें ज्यादा देर तक उसे देख ना पाएं। ये एक पोर्टल है, एक दरवाज़ा, एक गोल दायरा, ऐसे जैसे कहीं जाने का रास्ता हो। लियाना ने गहरी सांस भरते कहा। न जाने क्यों मगर अब के उसके चेहरे का ताज्जुब सिमट चुका था। ये जादुई पोर्टल है लियाना, समर ट्रांस किसी कैफियत में बोला। हाथ की मुट्ठी हुनूस हवा को में ऊपर को बुलंद थी और दाएं हाथ की दूसरी उंगली में मौजूद अंगूठी से निकलती रोशनी हुनूस इस गोल दायरे तक जा रही थी। क्या ये ईवान जाने का जादुई रास्ता हो सकता है? गौहर की तरफ से सवाल आया। ये रास्ता ही है, ऐवान जाने का रास्ता, जो हम तीनों के साथ झंडे को पकड़ने पर बरामद हुआ है। हमें इसके अंदर जाना चाहिए। कैस्पर की आवाज़ उभरी। अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो? समर ने अपना हाथ नीचे गिराया। सुनहरा दायरा हुनूस वैसा ही था, रोशन, बहुत रोशन, गोल गोल गर्दिश करता हुआ। हमें रिस्क लेना पड़ेगा। कैस्पर का लहजा बेलचक था। उसके जवाब पर समर ने यकदम ही बहुत सा थूक निकला था। मुझे लगता है ये बस आगाज़ है। आगे जो चीज़ हमारी मुंतज़िर है वो इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली होंगी। गौहर ने भी अपना हाथ नीचे किया। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। कैस्पर ने भी हाथ की मुट्ठी नीचे गिराते रुख मोड़कर एक संजीदा सी नज़र गौहर पर डाली। लियाना मुकम्मल खामोशी से उनके तबसरे सुन रही थी, जबकि इन तीनों के हाथ नीचे गिराते ही उनकी अंगूठियों से निकलने वाली रोशनी मिट गई थी, मगर गोल दायरे की सूरत नमूदार हुआ रास्ता हुनूस वैसा ही था। चलो चलें। काफ़ी देर गुजरी जब कैस्पर ने बारी बारी तीनों को देखते आगे बढ़ने का इशारा किया। हवाओं की शिद्दत थम चुकी थी। हर चीज़ अपने मैदार में लौट आई थी, सिवाय इनकी आंखों के सामने बने गोल रोशन दायरे के। मैं चाहता हूँ हम एक बार सोच लें, क्या हम वाकई अंदर जाना चाहते हैं? अगर वापसी का कोई रास्ता ना मिल सका तो? अगर ये रास्ता ऐवान के बजाय कहीं और जाता हुआ तो? समर के ना ख़त्म होने वाले खदशात। समर, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो वापस जा सकते हो। कैस्पर ने बिना किसी तासुर के कहते खामोश निगाह उस पर डाली। कैस्पर, समर ठीक कह रहा है, एक बार सोच लो। लियाना आगे बढ़कर उसके मुकाबिल आई और कैस्पर ने उसे यूं देखा गोया कह रहा हो, तुम भी लियाना, सब जानने के बावजूद भी? मैं जानती हूँ कैस्पर तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो, मगर एक बार अपने फैसले पर नज़रसानी कर लेने में क्या कबाहत है? लियाना ने उसकी आंखों में देखते बहुत आहिस्तगी के साथ ये अल्फाज अदा किए, यूं कि सिर्फ वही उसकी बात सुन पाया था। एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। मेरा अब अपने फैसले पर नज़रसानी करने का कोई इरादा नहीं। साफ गोई से कहता वो लियाना की एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ा। गौहर, क्या तुम चलना चाहते हो? गौहर के नज़दीक रुककर पूछा। हाँ। गौहर का लहजा हमवार था, किसी भी खदशे से पाक। कैस्पर ने एक निगाह घुमाकर लियाना और समर पर डाली, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और गौहर भी उसके पीछे ही था। दूसरी जानिब लियाना और समर ने भी खामोश नज़रों का तबादला किया और फिर बिना कुछ कहे उनकी तकलीद में चल पड़े। वो चारों आगे बढ़ते रहे, कंधों पर अपने बैग पैक्स उठाए। रोशनी का दायरा रफ्ता रफ्ता नज़दीक आता रहा और आता रहा। अब के वो चारों रोशनी के इस दायरे में दाखिल होने लगे थे। लियाना सबसे पीछे थी, जबकि कैस्पर, गौहर और समर रोशनी के दायरे में गुम होने लगे थे। और फिर अचानक, बहुत अचानक, लियाना को अपने बाएं पैर पर सख्त तकलीफ का एहसास हुआ, मगर इससे पहले वो गौर कर पाती, रोशनी के दायरे ने उसे खुद में समा लिया और फिर इन चारों अफराद को खुद में दाखिल करके वो तेज सुनहरी रोशनी का दायरा यूं गायब हुआ जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। पीछे सहराए मुमारसत अब भी यूं ही तारीक और सुनसान पड़ा था, मगर अपने सफ़र पर निकले चार अफराद मंजिल की जानिब गामजन हो चुके थे। ऐवान। कहानी अब हमारी मुड़ेगी एक ऐसे मोड़ जहां हम शमशान की किताब को बंद करके दाखिल होंगे ऐवान में, जहां कुछ नए अबवाब हमारी कहानी की जीनत बनने के लिए तैयार खड़े हैं। वक्त है रात का, मुल्क है ऐवान का, जगह है एक साहिल समंदर जहां खुला है वो रोशन दायरा। वही रोशन दायरा जो बना था शमशान के एक सहरा में। शमशान के सहराए मुमारसत में खुलने वाले पोर्टल का दूसरा सिरा मुल्क ऐवान के एक साहिल पर नमूदार हुआ और ऐन इसी पल इसमें से बरामद हुए चार अफराद, एक के पीछे एक, यूं कि सबसे आगे था कैस्पर, फिर गौहर, फिर समर और आखिर में लियाना। वो चारों इस सुनहरे पोर्टल से बाहर निकले और अगले ही पल वो पोर्टल यूं गायब होकर हवा में तहलील हुआ गोया वहाँ कभी था ही नहीं।
अच्छा जी गाइस, तो नॉवेल को ज़रा स्टॉप करके मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नॉवेल पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं देख रही हूँ नॉवेल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो चलिए नॉवेल की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं। मुझे लगता है हम मरीख पर सेफ लैंडिंग कर चुके हैं। समर ने तायराना नज़रों से इतराफ़ का जायज़ा लेने इस मकाम के मुतालिक पहला तबसरा करना ज़रूरी समझा। मगर मरीख में समंदर भी होता है, इस बात का मुझे अंदाज़ा ना था। वो गर्दन दाएं बाएं फेरते दिलचस्प अंदाज में बोला। साहिल की रेत पर अपने अपने बैग्स पैक्स कंधों पर डाले खड़े वो लोग आंखों को इस जगह से मानूस करने में कोशा थे। मगर ये समंदर इतना खामोश कैसे है? दफतन कुछ गौर करते कैस्पर ने बात का आगाज़ किया। वाकई समंदर में लहरें ही नहीं बन रही। गौहर ने भी उसकी जानिब देखते तशवीश से कहा। हवा का दबाव तो काफ़ी तेज़ है, फिर लहरें क्यों नहीं बन रही? समर के माथे पर बल नमूदार हुए। ये अजीब है। कैस्पर ज़ेरेलब बड़बड़ाया। शायद ये ऐवान ही है, मगर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब के उभरने वाली आवाज़ गौहर की थी। गौहर, अब समंदर पर तो लोग रात के इस वक्त मौजूद नहीं हो सकते। समर ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। गौहर ने अजीब नज़रों से उसे देखा था, मगर जब ऐवान दुनिया के नक्शे पर नमूदार था तो शमशान के मगरिब में था, समंदरी रास्ते से वेडोनिया की रियासत के नज़दीक, और वेडोनिया शमशान से 10 घंटे आगे है। इसके मुताबिक तो यहाँ इस वक्त सुबह होनी चाहिए थी। कैस्पर ने उलझे अंदाज में कहा। गौहर और समर ने बेक वक्त गर्दन उसकी जानिब मोड़ी थी। तीनों की नज़रें आपस में टकराईं, मगर ऐन इसी पल तीनों बुरी तरह ठटके। बेक वक्त तीनों के जहन में आने वाले ख्याल एक ही शख्सियत का था, लियाना। कैस्पर तेजी से पीछे की जानिब घूमा, और जो मंजर उसकी निगाहों ने देखा उसके बाद उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। उसी दिन, उसी वक्त और उसी लम्हे ऐवान के साहिल से कुछ फासले पर खड़ी एक आलीशान महलनुमा इमारत के एक कमरे के वस्त में ज़मीन पर दो जानों बैठा शख्स तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। निगाहें आंखों के सामने हवा में कुछ बुलंद हुई एक तिकोन जुड़ी अंगूठी पर थीं, जिसके इतराफ में रोशनी का हाला सा बना था और चेहरे पर अलुई सी चमक थी। वो आ गए, वो तीनों आ गए। वो ऊंचा बड़बड़ाया। जाबाज निकलने की तैयारी करो। वो तीनों आ गए, वो तीनों आ गए। वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए ऊंची आवाज़ में किसी को पुकारने लगा था, साथ ही अपना दायां हाथ ऊपर को बुलंद किया था। उसके हाथ के ऊपर उठना था कि हवा में बुलंद हुई अंगूठी यकदम ही हवा की लहर के साथ बहती हवा उसकी हथेली पर आन ठहरी, और अगले ही लम्हे वो हथेली मुट्ठी की सूरत बंद करता बर्क रफ्तारी से बाहर की जानिब दौड़ा। मुझे उन्हें लेने जाना है, अपने बेटों को लेने जाना है मुझे। वो तीनों आ गए, मेरे बेटे आ गए। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसने कमरे से बाहर निकलते समय अदा किए थे। लियाना, एक बार फिर चलते हैं ऐवान के उस साहिल पर जहाँ समंदर थमा हुआ है। अजीब बात है, मगर समंदर की लहरें शांत हैं, जैसे कोई अंधेर की ताकत उन्हें जकड़े हुई है। कैसी ताकत? इस सवाल के जवाब को खोजने के बजाय अगर हम साहिल पर खड़े इन तीन मर्दों को देखें तो वो बेक वक्त पीछे की जानिब घूमे थे, और पीछे का मंजर देखकर सुनहरी आंखों वाले मर्द का दिल बहुत खामोशी से डूबा था। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि पीछे साहिल की रेत पर लियाना होश खर से बेगाना ज़मीन बोझ थी, और फिर अगले ही लम्हे वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका था। दूसरी तरफ गौहर और समर का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था।